नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने तई पूरी कोशिश कर ली है और पूरी कोशिश अभी भी कर रही है कि किसी तरह से किसान आंदोलन को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राय बन रही है वो न बनने दिया जाए और अपना नरेटिव, अपना आख्यान, अपना नजरिया उस पर काबिज हो जाए। ऐसी कोशिशें वो कर रही है, चाहे वो सेलिब्रिटी के जरिए ट्वीट करवा के किया हो उसने, या फिर विदेश मंत्रालय ने अपने बयानों से किया हो। लेकिन ये बहुत स्पष्ट लग रहा है कि जो कुछ भी कोशिशें मोदी सरकार कर रही है वो रंग नहीं ला रही हैं। अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार संस्था है उसने बहुत ही दो टूक शब्दों में सरकार से कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन के प्रति वो उदार रवैया रखे, लोकतांत्रिक रवैया रखे और संयम बरते। हालांकि संयम बरतने की समझाइश उसने किसान आंदोलनकारियों को भी दी है, लेकिन सरकार को इस तरह से इंगित करना ये बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि अमेरिका में जो कांग्रेस का इंडिया कॉकस है उसने भी कहा है कि जो किसानों के साथ जातियां हो रही हैं वो रोकी जाएं, उनको इंटरनेट वगैरह की सुविधा दी जाए। और यही नहीं, जो इंडिया कांग्रेस कॉकस है उसके सदस्य अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं उनसे मिलने की योजना भी बना चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तो भारत का मित्र है, मित्र देश है, इसके बावजूद वहां पर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। अभी आपने हाल में सुना होगा कि ब्रिटेन की संसद भी किसान आंदोलन पर विचार करने का विचार कर रही है। तो अब ये जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का राय जाहिर कर रही है सरेआम, तो उससे साफ होता है कि मोदी भले ही कुछ चाह लें, उनकी सरकार भले ही कुछ चाह ले, लेकिन उनका वर्जन नहीं चल रहा है, दुनिया देख रही है। और ये एक किस्म से आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हार है। ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है लेकिन शायद वो पढ़ नहीं पा रही है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें जो मैं हर दिन आपसे करता हूं, और उम्मीद है कि आप में से जो लोग भी जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो उन पर अमल भी कर रहे होंगे। जो नए जो दर्शक जुड़े हैं उनसे ये गुजारिश है कि कृपया sathhindi.com का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिए लिंक मौजूद है। और दूसरा ये कि sathhindi.com को आर्थिक सहयोग दीजिए, इसकी जो सदस्यता योजना है उसमें हिस्सा लीजिए, उसके सदस्य बनिए, ताकि sathhindi.com और बेहतर ढंग से पत्रकारिता कर सके, स्वतंत्र पत्रकारिता कर सके, क्योंकि वो तो कारपोरेट से भी फंड नहीं लेता है और ना ही सरकार से उम्मीद रखता है कि वो हमारी मदद करे। इसलिए आपसे मदद की दरकार गुहार हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस पर भी सोचेंगे और फैसला करेंगे। तो वापस लौटते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, विश्व मंच पर क्या मोदी जी किसान आंदोलन के मामले में पराजित हो गए हैं? तो जिस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से आए हैं, अमेरिका इसके पहले भी एक बयान अमेरिकी सरकार की तरफ से भी आ चुका है और जिसमें उसने भारत सरकार को कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ नसीहतें दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के कुछ जो इंडिया कॉकस, और इंडिया कॉकस वो समूह है जो कि भारत के हितों के बारे में ज्यादा बात करता है, भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के बारे में बात करता है, और वो इस पर चिंता कर रहा है, वो सरकार को कह रहा है, तो ये और भी ज्यादा गंभीर बात हो जाती है। तो ये स्थितियां जो बन रही हैं वो ये बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी कि उसने सोचा था कि अगर सेलिब्रिटी का जवाब देंगे, जो रिहाना ने कहा, ट्वीट किया, उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने कहा अपने ट्वीट में, और उसका जवाब देने के लिए यहाँ से सरकारी सेलिब्रिटी की फौज तैयार की गई, उनसे बयान दिलवाए गए, उसका कोई असर नहीं हुआ है। और वो उसका प्रभाव बल्कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस भी अब लगातार ट्वीट करने लगे हैं और ये धीरे धीरे ये मोमेंटम बढ़ता जाएगा और एक आप देखेंगे कि विश्व मंच पर किसानों की गूंज बढ़ती जाएगी। तो एक मोर्चे पर ये उनकी हार हुई है। यही नहीं, ये भी अमेरिका का जो इंडिया कॉकस उसने ये भी कहा है कि पत्रकारों पर जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मनदीप
को गिरफ्तार कर लिया था बेवजह, उनको तिहाड़ जेल भेजा गया था और कल ही उन्हें जमानत पर मुक्ति मिली है, छूट मिली है, वो जेल से छूट कर आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि मोदी सरकार इस मोर्चे पर हार रही है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ और हो रही है, ये वो है मोदी ने जो अपनी छवि और जो अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू के 2-3 सालों में लगातार मेगा शो करके अमेरिका में, ब्रिटेन में, उन शो के जो छवि बनी थी वो भी ध्वस्त हो रही है, वो भी तहस नहस हो रही है, क्योंकि लगातार खासतौर से दूसरे टर्म में, दूसरे कार्यकाल में मोदी ने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उनकी छवि एक अतिवादी हिंदू राष्ट्रवादी की बन रही है। सरकार की दक्षिणपंथी ही नहीं, हिंदू राष्ट्रवादी छवि बन रही है और अलोकतांत्रिक छवि बन रही है। एक फासिज्म वाला उसमें तत्व उभर कर लगातार आ रहा है। शुरू में जब उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया था, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय जनमत का बदलना शुरू हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय जनमत को पहले से ही खटका था, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, वो इसी तरह के चीज़ों को, एंटी मुस्लिम और कहना चाहिए कि एंटी डेमोक्रेटिक जो नेचर है संघ परिवार का, उसमें वो रिफ्लेक्ट होता था। तो धारा 370 की जिस तरह से हटाया गया, बिना कश्मीरी अवाम को विश्वास मिली और फिर कश्मीरी अवाम पर जो जुल्म ढाए गए, जिस तरह से उनको वहाँ खुली जेल में बंद कर दिया गया, उनके इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी, फोन सुविधाएं बंद कर दी, उनका आना जाना घूमना फिरना सब बाधित हो गया और 1-2 हफ्ते नहीं, ये महीनों चला, लगभग साल भर तक वो परेशान रहे। तो उससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जनमत में मोदी और उनकी सरकार की छवि खराब हो गई। इसके बाद फिर CAA का कानून आया और उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हुए, उसकी गूंज हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दी। जगह जगह उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, जो प्रदर्शन के समर्थन में प्रदर्शन हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। फिर जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना के समय, उसकी वजह से भी सरकार की छवि और बिगड़ी, क्योंकि उस दौरान दुनिया भर ने देखा कि लाखों लाख मजदूर सड़कों पर गर्मी की तपती लू में, तपती सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, बच्चों को गोद में लिए औरतों के साथ। वो उन दृश्यों ने भी मोदी सरकार की छवि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लेकिन इसके पहले एक और घटना हुई थी दिल्ली दंगों की, और दिल्ली दंगों में जिस तरह से पुलिस ने जो हिंदुत्ववादी दंगाई थे उनका साथ दिया और उनके साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म ढाए, और फिर उसके बाद जांच में जिस तरह से पक्षपात हुआ, निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने की कोशिशें हुई, उन्हें फंसाने की कोशिश हुई, अभी तक जारी है। उन सब ने इस सरकार की छवि को बड़ी बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और अब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी एक बहुत अच्छे नेता के रूप में नहीं देखे जा रहे, एक लोकतांत्रिक शांति प्रिय नेता के रूप में नहीं देखे जा रहे। वो विविधता और बहुलता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाने में न केवल नाकाम हो रहे हैं, बल्कि उनको अपनी कार्रवाइयों से, अपनी गतिविधियों से, नीतियों से और भी असुरक्षित करते जा रहे हैं। तो ये जो गूंज पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, मैं कहूँगा पूरे प्लेनेट में हो रही है, पूरे दुनिया भर में हो रही है, उसने प्रधानमंत्री मोदी की छवि को तो बड़ी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया ही है, भारत की छवि को भी खराब किया है। क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला ऐसा देश है जहां लोकतंत्र है, और वहां 73-70 साल से अच्छी तरह से ठीक ठाक ढंग से लोकतंत्र चल रहा था। वहां होते थे, दंगे भी होते थे, 2-3 बड़े नरसंहार भी हुए, लेकिन इस तरह की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई कि एक बड़े पैमाने पर कोई ऐसा सरकार की तरफ से प्रायोजित अभियान चल रहा है जिसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें बुद्धिजीवियों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। न केवल टारगेट किया जा रहा है, बल्कि उन्हें उठा के जेलों में बंद भी किया जा रहा है, सताया जा रहा है और महीनों तक जेल में बंद किया जा रहा है, उनकी जमानत तक नहीं होने दी जा रही है। तो इस पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों ने,
कलाकारों ने, पत्रकारों ने लगातार बयान दिए हैं, सरकार को ज्ञापन भेजे हैं कि वो अपना रवैया बदले, इनको छोड़े। भीमा कोरेगांव का मसला है और लव जिहाद, गौ हत्या, मॉब लिंचिंग, ये तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हुई हैं और उनके पार्टी के नेताओं ने और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ऐसे ऐसे विवादास्पद बयान दिए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कहना चाहिए खतरे की घंटी के रूप में बार बार देखे और सुने जाते रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल समय है हिंदुस्तान के लिए। पता नहीं मोदी सरकार को इसका एहसास है कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को इसका एहसास है कि नहीं, लेकिन स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं। विश्व मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की साख को लगातार बट्टा लग रहा है और ये अगर सिलसिला कुछ समय और चला तो भारत के सामने एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने आ सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे देश भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर होता है और अमेरिका खासतौर पर जब से वहां डोनाल्ड ट्रंप गए हैं और बाइडेन आए हैं तो उनका उस पूरे प्रशासन का रवैया मानवाधिकारों के मामले में, लोकतंत्र के मामले में बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी लोकतंत्रवादी नहीं थे, खुद भी मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करते थे और खुद भी नस्लवादी थे। तो इसलिए वो ऐसे लोगों और ऐसी सरकारों के खिलाफ बोलते भी नहीं थे। मोदी से इसीलिए उनकी बहुत अच्छी बनती थी, यारी थी। लेकिन बाइडेन प्रशासन जो बिल्कुल ठीक उनकी उल्टी नीति पर चल रहा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और वो अपने तय तो जो करेगा करेगा ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने की जो उसकी क्षमता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता है, संयुक्त राष्ट्र को जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके बदौलत भारत के खिलाफ एक और भी मोर्चा खुल सकता है जो भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को ये एहसास होगा और ये प्रोपेगंडा और सेलिब्रिटी की फौज खड़ी करके वो जो कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लाकर और ये बताया जाए कि किसान आंदोलन ऐसा नहीं वैसा है, या आंदोलन में ऐसे तत्व हैं, या एजेंडा कोई और है, वगैरह वगैरह, ये जो झूठ फर्जी वाला है, ये अभियान चलाने के बजाय सीधे सीधे मुद्दे पर आए, बातचीत करें किसानों से, बल्कि अपनी सरकार का पूरा रवैया बदलें, सीए का कानून वापस लें, दिल्ली दंगों की जांच स्वतंत्र रूप से करवाएं, भीमा कोरेगांव में जो बंद लोग किए गए हैं उनको रिहा करें, और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार लगातार हमले कर रही है, जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं और लव जिहाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है, ये तमाम चीजें बंद करें। तभी जाकर भारत की जो छवि थी 6 साल पहले वो बहाल हो सकती है और सरकार की भी कोई मान मर्यादा, प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित हो सकती है। वरना इसमें जो पतन का दौर चल रहा है वो रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और ढेर सारे लोगों तक इसको शेयर करेंगे ताकि इन चीज़ों को लोग समझें, बूझें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।